बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोग उठ भी गए होंगे, अपनी सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर रहे होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक पॉजिटिव मैसेज के साथ। आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात है। रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। मुझे इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक बात याद आ गई। ग़ालिबन उलमाए मुफ़स्सिरीन ने वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा के ज़ेल में लिखा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ईमान वालों से कहा, चलो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करो, मक्का को छोड़ो, तो बाज़ लोगों ने ये कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा में हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत को नाजिल फरमाया, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने ही ज़मीन में चलने वाले ऐसे अल्लाह की मखलूक़ है जो अपना रिज़्क़ साथ लेके नहीं चलती, अल्लाह ही उनको रिज़्क़ देती है। और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह की मखलूक़ में से कौन सी मखलूक़ है जो हरीस है, जो अपना रिज़्क़ जमा करती है? तो उन्होंने फरमाया, तीन ऐसे अशख़ास हैं, एक है इंसान, एक है चूंटी, एक है चूहा जो अपने रिज़्क़ को जमा करता है। इसके अलावा अल्लाह की मखलूक़ में से कोई भी ऐसी मखलूक़ नहीं है जो कल के लिए रिज़्क़ जमा करती हो। रोज़ाना अल्लाह उन्हें ताज़ा रिज़्क़ देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये यकीन कर लो, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की है। हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत पर बात करेंगे। वफाकी हुकूमत का कराची में कामयाब दुकानदार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान, जिसमें 20 लाख रुपए बगैर सिक्योरिटी कर्ज दिए जाएंगे। बारह 1200 कैदी गाड़ियां सिर्फ 60। कराची की जेलों से कैदी को अदालत ले जाने वाली गाड़ियों की शदीद किल्लत। SSP कोर्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर फैसल शकील साहब। उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक है। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि अब कराची में वो लोग जिनके पास अनरजिस्टर्ड या फैंसी नंबर प्लेट या फिर टिंटेड शीशों वाली गाड़ियां हैं, तो वो होशियार हो जाएं, क्योंकि कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहिम का आगाज़ हो गया है। और अब जितनी भी ऐसे लोग हैं और जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब की हिदायत पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे, जिसकी हिदायत एडिशनल आईजी ने कर दी है। और आपको ये भी बताएं कि पीर को महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से
टैक्स ना देने वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जो मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया गया था, और ये जो मुहिम अब शुरू की है, ये मुहिम 18 फरवरी तक जारी रहेगी। इस हवाले से बात करते हैं। जी फैसल साहब, अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले जो टैक्स ना देने वाले मालिकान हैं, रोड चेकिंग की मुहिम का आगाज़ शुरू कर दिया गया था। अब ये एक दूसरी मुहिम शुरू हुई है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अगर हम लॉ देखें, एज़ पर लॉ आप टिंटेड गाड़ियाँ नहीं रख सकते, ना ही आप जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कराची की सड़कों पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो ब्लैक शीशे उनके होते हैं, ये कैसे रख ली जाती है? देखिए, ये जो टिंटेड ग्लासेस हैं, ब्लैक शीशे रखना, फैंसी नंबर प्लेट लगाना और मुख्तलिफ फैंसी लाइट्स लगाना, जिसमें पुलिस की लाइट्स हो गई, हाँ, पुलिस की लाइट्स भी लोग लगाते हैं, ये सब लगाना जो है वो एक फैशन बन गया है। हाँ। और ये लोग जो है वो लोगों पर ये तासुर डालने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वो बाअसर हैं और डिफरेंट हैं। कुछ लोगों का शौक़ होता है और कुछ लोग ये भरमबाजी जिसे हम कहते हैं ना, उसमें जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए लगाते हैं। अब कानूनी तौर पर जो है वो पाबंदी है, पाबंदी जो है वो फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते, प्रेशर हॉर्न नहीं लगा सकते आप टिंटेड ग्लासेस नहीं कर सकते। और महकमा दाखिला की जानिब से सिर्फ उन लोगों को जो कि खुसूसी जिन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या अहम शख्सियात हैं या कि उन्हें कोई ऐसी स्किन डिजीज़ है, उनको फिर लीगली इजाज़त होने की ज़रूरत है और इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ है तो उस पर आपको महकमा दाखिला सिंध से इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर आप टिंटेड ग्लासेस कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है और देखने में ये आता है कि मजमूई तौर पर बड़ी तादाद लोगों की जो है वो फैशन के तौर पर ये टिंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट्स और ये फैंसी लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करती है। और ऐसी मुहिमात जो ट्रैफिक पुलिस शुरू कर रही है पहले भी की जा चुकी है, मतलब ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही और ये पहले भी हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, हैरान कुन तौर पर अदादो शुमार जी कराची में ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है गुज़िश्ता साल यानी पिछले अगर हम देखें जी तो तकरीबन 99 करोड़ शहरियों ने चालान की मद में दिए हैं, तकरीबन 1 अरब रुपए, ये लगभग 1 अरब के। ये तो कानूनी तौर पर दिए ना जो कि चालान होते हैं। आप एक अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि कितने तो बगैर चालान के जो है वो पकड़ धकड़ जो चलती है, मुकमुका जिसे हम कहते हैं, वो होता है। तो इतने जो है वो सबसे बड़े और सबसे उसमें जो सर फहरिस्त रहा वो जो है वो यही रहा है कि उसमें जो है कानून का एहतराम नहीं किया गया, लोगों को जो है वो डर और खौफ नहीं है। अगर यही चीज़ आप यूएई में या कहीं और करेंगे तो आपको इतना बड़ा चालान होगा कि आप जो है वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आपको किस्तें करवानी पड़ेंगी और यहाँ पर जो है वो चालान की रकम जो है वो बहुत कम है। इसलिए लोगों को है कि अगर पकड़े जाएंगे तो 150 दे देंगे, चालान हो जाएगा 200-250 का, कोई मसला नहीं है। तो वो इस तरह से जो है वो ये कानून की पासदारी नहीं करते। सही, लेकिन फैसल साहब आपने दूसरी कंट्रीज़ की एग्जांपल दी। अगर हम कराची को पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ से ही कंपेयर करें तो कराची में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पाबंदी नहीं की जाती। इसकी वजह क्या है? क्या आबादी बहुत ज़्यादा है या लोगों को वही बात है कि डर नहीं है, खौफ नहीं है लोगों में? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने कहा ना, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और गाड़ियों के लिहाज से भी ना सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी कराची की सड़कों पर हैं। और हर चीज़ में जब सबसे ज़्यादा है तो फिर कानून तोड़ने में भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं। दूसरी तौर पे आवाम में शऊर होना चाहिए, उन्हें ट्रैफिक का शऊर नहीं है, ट्रैफिक सेंस नहीं है। उसके अलावा उन्हें कानून का खौफ नहीं है। अगर कानून का खौफ हो और ऐसा कानून हो जिस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कि कोई जो है अगर पकड़ा जाए तो वो किसी से बात ना करा सके कि बात कर लें आप, ये वो छोड़ के निकल जाए, इस तरह से ना हो। अगर कोई पकड़ा जाए और उसके पास सबूत हैं तो फिर उसके ऊपर ऐसा जुर्माना होना चाहिए कि वो उसको ज़िंदगी भर याद रहे, फिर ये खौफ बैठेगा और फिर जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल होगा। मैं आपको बताऊँ, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावीज़ दी गई हैं, कई लेटर लिखे गए कि चालान की मद में अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते या जो फैंसी नंबर प्लेट्स है या
और दीगर ये इस तरह के जराइम में टिंटेड ग्लासेस उसके जो है वो चालान की रकम दुगनी से दुगनी की जाए। यानी अगर अभी 500 रुपये है तो उसके तकरीबन 4000 या 3000 कर दिए जाएं चालान की बद में, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। तो शायद लोगों में डर हो कि हमें पैसा देना पड़े, और जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है किसी किस्म का, वो सिर्फ फाइलों में ही है। सही। अच्छा फैसल साहब, आपने अभी बताया कि 99 करोड़ रुपए जो है वो चालान की मद में लोगों ने दिए हैं, और हम ये अभी कल ही शायद हम ये स्टोरी कर रहे थे, उसमें ये बता रहे थे जो सबसे ज़्यादा चालान हुए हैं वो रॉन्ग टर्न, यानी आप गलत रोड पर आ जाते हैं वन वे गाड़ियों का। और बहुत सारे लोग से पूछो तो उनका ये होता है कि दूसरी वाली रोड ख़राब है इसलिए हमने ये रोड ले ली, तो वो वही सड़कों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि सड़कें टूटी फूटी हैं इसलिए हमने कानून की पासदारी नहीं की। जहाँ तक मुशाहदे में आई है बात, वो ये है कि लोग जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग आ जाते हैं, जल्दी जाने के चक्कर में कि मैं इतना दूर से क्यों घूम के जाऊँ, मैं इधर से ही उल्टा चला जाऊँ जी। तो ये लोगों की एक सेंस है और इस वजह से ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जो रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसकी भी बात ये आई है कि शहर में तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 60 से ज़ायद ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर गलत कट्स, गलत चौरंगियाँ बनी हुई हैं। जब लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अगर हम मिलीनियम की मिसाल दें, गुलिस्तान जौहर मिलीनियम, वहाँ पर आपने देखा होगा एक रेला जो है वो रॉन्ग साइड जाता है और पुलिस भी खड़ी हुई होती है और वो जाने देते हैं। वो जो पुल ब्रिज के नीचे वो ऐसे बना हुआ है कि लोगों को अंदाजा भी नहीं होता और वहाँ दूसरा रास्ता भी नहीं है इस तरह के जाने का, वरना आपको 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। इसलिए ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई होती है और उनके सामने ये वो होते हैं। तो जो ट्रैफिक के डीआईजी थे उन्होंने, उनसे हमारी तफसीली बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ये काम है केएमसी का, जो ये रोड वगैरह के इस तरह की कटिंग्स बनाते हैं, शार्प कटिंग या राउंड अबाउट वगैरह, तो वो अगर प्रॉपर बन जाए तो काफ़ी हद तक उसकी वजह से भी ये कवर हो सकता है। और दूसरा लोगों में शऊर, जैसे कि मैंने कहा, लोगों को ये चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी जो है उससे गाड़ी चलाए, अपनी भी जान का ख्याल रखें और दूसरे की भी जान। तो आप फैसल साहब, जब ये मुहिम शुरू हो गई, एक तो हमने देखा टैक्स वसूली की मुहिम शुरू हुई है, दूसरा ये जो टिंटेड गाड़ियां हैं या ऐसे फैंसी नंबर प्लेट्स हैं या ऐसे हॉर्न लगाए हुए हैं जिन्होंने, तो अब इससे आपको लगता है कमी आएगी इस चीज़ में, लोगों में शऊर पैदा होगा? देखिए, ये मुहिमात पहली दफ़ा नहीं शुरू हुई, मैं आपको बताऊं हर साल। अभी इससे पहले कौन सी मुहिम शुरू की हुई थी कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने थे, उस पे इन्होंने कितने शहरियों से पैसे लिए ट्रैफिक पुलिस ने? 2.5 करोड़ रुपए, ठीक है, एक महीने के दौरान 2.5 करोड़ रुपए लोगों की जेब से निकले जो कि कम उम्र ड्राइवर थे। मेरे ख्याल है जब आपने पैसे चाहिए होते होंगे तब ये मुहिम चला लेते होंगे। बेशक, बिल्कुल उसके बाद जो है उसका अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, उस मुहिम के क्या असरात हुए? असरात होने ये चाहिए, जब आप कोई कैंपेन शुरू कर रहे हैं उसके असरात ये होने चाहिए कि वो फिर जुर्म कम हो जाए, क्राइम रुक जाए, कम हो जाए, उसकी सतह गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी सड़कों पे आप देख लें, कम उम्र ड्राइवर बाइक भी चला रहा है, गाड़ियां भी चला रहा है। बस वो हमारी आवाम भी बहुत ढीठ है ना, क्या करें? बिल्कुल, इसकी वो तमाम, देखें, माशरे में आवाम के बगैर माशरा नहीं है ना, तो आवाम जैसी होती है वैसे ही माशरा बनता है। और फ़र्द वाहिद अगर अपने आप को सही कर ले, एक इंसान अपने आप को खुद सही कर ले, तो सारे लोग खुद अपने तौर पर ही हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये फ़र्द से ही जो है वो माशरा बनता है, और जब हम ठीक नहीं होंगे तो माशरा कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए आपकी जो तालीम है और जो तरबियत है वो बहुत ज़्यादा सही तरीके से होनी चाहिए ताकि एक अच्छा माशरा कर सकें। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने, बात करेंगे कि शहर के इस वक्त मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं वहाँ पर अद्वियात का बहरान देखने में आ रहा है, जिसके बाद जो मरीज़ हैं खुसूसन OPD के मरीज़, उनको शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताएं, जिना अस्पताल, NICH, NICVD और सिविल अस्पताल में OPD मरीज़ों को अद्वियात नहीं दी जा रही। सिविल अस्पताल कराची में कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों से इंतज़ामिया ने माजरत कर ली है। NICH में नौमौलूद बच्चों के जो वालिदैन हैं वो NGOs के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त अद्वियात जो हैं वो मुयस्सर नहीं हैं। इस हवाले से बात करते हैं फैसल साहब। एक तो पहले ही मुल्क में इतनी महंगाई है, लोग खुदा न खास्ता किसी घर में कोई बीमारी आ जाए, इसका बजट नहीं होता उनके पास, पैसे वो अलग से नहीं निकालते, फिर वो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वहाँ जब जाते हैं, एक तो वहाँ इलाज इतना सही नहीं होता, फिर वहाँ जो अद्वियात
जैसे अभी आप जो कैंसर के मरीज़ हैं या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो NGOs के चक्कर काट रहे हैं। कितनी बड़ा फेलियर है हमारे हेल्थ सिस्टम का। आप मतलब इससे किसी की जान भी जा सकती है। देखिए, कभी आप गई हैं सिविल अब्बासी जिन्ना जी, मैं हॉस्पिटल जिन्ना के चक्कर हॉस्पिटल लगाए? गई हूँ, वहाँ मैं पे जिस तरह वहाँ इमरजेंसी मरीज में या OPD में जाके देखें तो किस तरह बेबसी में आवाम जो है वो धक्के खा रही होती है, लाइनों में लगी हुई होती है। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है सेहत की, तालीम की, बुनियादी जो सहूलतें देने की, लेकिन हम ये देख रहे हैं चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, ख़ास तौर पर सिंध कराची वालों के साथ जो है वो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। पूरे पंजाब में, पूरे दीगर उधर जो है पेशावर में हेल्थ कार्ड बन गए और आवाम को दिए गए और बड़े दावे किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जनाब इलाज इतने लाख का फ्री होगा और तमाम हेल्थ की सहूलतें। इश्तिहारात भी चल रहे हैं, पहले जबकि इश्तिहारात पे वो कहते थे कि गलत है, ये इश्तिहारात नहीं चलना चाहिए किसी भी काम का, लेकिन अब इश्तिहारात भी चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। जबकि अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें और जाके मुख्तलिफ अस्पतालों का विज़िट करें तो वहाँ आवाम रुल रही है, लोगों के पास अद्वियात नहीं है। ये आपने जो जिन्ना अस्पताल, NICBD और दीगर अस्पतालों का जिक्र किया, उसके साथ मैं आपको बताऊं अब्बासी, सिविल, सिंध गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल देख ले कहाँ अद्वियात मिल रही हैं, मुझे तो सिर्फ ये बता दें। अद्वियात कहीं नहीं मिल रही। कार्डियोवैस्कुलर है, वहाँ पर अगर अद्वियात नहीं मिलेंगी, दिल के मरीज वहाँ पर आते हैं तो किसी की जान अगर चली जाएगी। हाँ, बच्चों का हॉस्पिटल है, बच्चों वही ना, न्यूबॉर्न। अब उन बच्चों का जो है वो क्या मतलब, सरकारी हॉस्पिटल में वही शख्स जाता है ना जिसके पास पैसा नहीं होता। ये कोई अमीर कबीर आदमी देखा है, कोई मिनिस्टर, कोई वजीर देखा है आपने? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ वही आदमी जाता है जिसके पास पैसा नहीं होता। और वहाँ अगर आपको दवा ना मिले और उसके लिए कहा जाए कि आप जो है बाहर से अरेंज करें, हमारे पास नहीं है पैसा, तो फिर वो कहाँ करेगा? क्या बेबसी होगी उसकी, क्या मजबूरी होगी? इसका जो है वो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो NICH है, बच्चों का हॉस्पिटल है और दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ऐसे मरीज़ों के लिए इमरजेंसी में जो आते हैं या जिनकी जान को ख़तरा लाहक है, उनको दवा देना ज़रूरी है, तो उनके लिए कम से कम ये मेडिसिन अरेंज की जाए। बल्कि फैसल साहब, हम देखते हैं कि NGOs इसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं जहाँ पर इलाज अच्छा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए इंडस हॉस्पिटल, आप डाउ देख लें, आप डाउ भी चल रहा है। एक आप सच्चल के इलाके में जो है वो मेमन हॉस्पिटल है, वो देख लें आप। NGOs का हॉस्पिटल बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है कम्युनिटी के। भाई देखिए, मैं बताऊँ आपको, नीयत अच्छी है ना उन लोगों की। असल में यहाँ पर भी दी जाती हैं अद्वियात, लेकिन वो कागजी तौर पर होती हैं और वो फिर नोटों में तकसीम हो जाती हैं, तो इसलिए आवाम तक नहीं मिलती। सच्चाई ये है। तो फैसल साहब, अब हम देखें अगर कि हम इतनी हुकूमतें हम भुगत चुके हैं, उनको आजमा चुके हैं, इमरान खान साहब पे सबको बड़ा एतमाद था कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, करप्शन ख़त्म होगी हर इदारे से, लेकिन हम देखें तो बड़े अफसोस के साथ कि पिछली हुकूमतों से भी अब बदतर हाल है। एक तो महंगाई का, करप्शन लेवल भी वही है, किसी को सज़ा नहीं हुई, नैब में केसेस चलते हैं, कहीं साबित नहीं होते। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करें, वो नहीं होते। पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, हर इदारा ऐसा है। तो कभी कोई चेंज आ सकेगा, कोई आएगा ऐसा? इसकी एक मिसाल दूंगा। आपने गाड़ी का ड्राइविंग सीट पे ना अनाड़ी ड्राइवर को जब बिठा देंगे तो यही सूरत हाल होगी। अच्छा, आप कहते हैं ना खिलाड़ी है वजीर आजम, मैं कहता हूँ अनाड़ी है वजीर आजम। उसको नहीं पता असल में एक पूरी ये मुल्क चलाना एक टीम का काम होता है। उनके पास टीम तो है नहीं, उन्होंने इधर उधर से लोग पकड़े, फिर लोग पकड़ के टीम बनाई है। जैसे कोई महल्ले गली में टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए जो अच्छे खेलने वाले मुख्तलिफ टीमों के लड़के होते हैं उनको जमा कर लेते हैं, तो उनमें से ही कई अफराद जो हैं वो करप्शन और उनकी प्रीवियस कारकर्दगी जो है वो कैसी है वो भी देखना चाहिए। उसके अलावा 3.5 साल का अरसा गुजर गया है, इन लोगों का ये 1.5 साल का भी गुजर ही जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन अवाम जो है बड़े परेशान है, ख़ास तौर पे बेरोज़गारी, महंगाई और किसी किस्म की सहूलियात ना मिलने पर अवाम, कराची के अवाम को मिला क्या है? एक ग्रीन लाइन का वो भी इतने साल बाद, और वो भी किस तरह से काम कर रहा है, वो भी सही तरह काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं
बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं लोगों को। सही, परेशानियां तो बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा। ये हम हर दिन जो है कोशिश करते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सकें, ताकि वो मसाइल का जो हल है वो कोई निकाल सके। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे शहर कायद की बासियों की, और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अच्छा काम किया जा रहा है। और वो काम ये है कि जितने भी शहर कायद के लोग हैं वो अब जो है वो कर्ज़ ले सकेंगे, और कराची में कामयाब दुकानदार प्रोग्राम शुरू करने का जो है वो ऐलान कर दिया है वफाकी हुकूमत ने, जिसके मुताबिक 20 लाख रुपए बग़ैर सिक्योरिटी कर्ज़े दिए जाएंगे। हम देख रहे हैं कि आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कराची पर फोकस करना शुरू कर दिया है, और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार साहब का कहना है कि रोज़गार फराहम करने के लिए कामयाब दुकानदार प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। कराची में 2000 दुकानें खोली जाएंगी और 20 लाख रुपए बग़ैर सिक्योरिटी कर्ज दिए जाएंगे। इस हवाले से बात करते हैं। जी फैसल साहब, एक अच्छी खबर है, खबरें पहले भी बहुत सारी आई हैं। अब ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम हमने देखा था, एहसास प्रोग्राम हमें पता है, अब कामयाब दुकानदार प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। ऐसी खबरें सुनकर जो है ना वो यकीन नहीं होता। अच्छा, वजह ये है कि माजी में भी ऐसे कई ऐलानात किए गए। हाँ। पता नहीं कितने लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी। अच्छा, वो जो 20 करोड़, कितने करोड़, 1 करोड़ नौकरियां, इतने लाख घर और पता नहीं क्या क्या जो है वो, और इतने अरब कराची को दे दिए गए। वो पता नहीं कहाँ लगे, कहाँ है, आपको पता है 1100 अरब रुपए वो कहाँ गए, इतने 100 अरब रुपए का प्लान। तो वो सब सिर्फ ये मैं देखता हूँ, और ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को, ऐलानात करके, आगे इलेक्शन की तैयारी करके, और अपने जलसे को कामयाब बनाने के लिए, और अपनी खबर बनाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो ये चीज़ नहीं बोलते। एक तो सबसे पहले ये बड़ी बात ये है कि 2000 अगर आप दे रहे हैं, चले अच्छी बात है, 2000 दुकानें खोली गई। 2000 दुकानें कितनी, 3 करोड़ की आबादी के शहर में आप 2000 दुकानें, 2020 लाख रुपए देंगे। तो जरूरी है कि इसका नाम ही कामयाब दुकानदार प्रोग्राम है क्या? 20 लाख कर्जे लेके कोई और अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता? मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है, आप सवाल मुझसे नहीं, मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, वो आप ये बताइए कि आपके किसी जानने वाले ने या ऑफिस कुलीग ने ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम, इसके ज़रिए कुछ लोन वोन मिला है उसको? नहीं, मैंने जब लोगों से सुना तो उन्होंने कहा कि उसका प्रोसीजर ऐसा है कि वो नहीं हो सकता, मिलता नहीं है, लेकिन ऐलान कर दिया जाता है। ऐलान कर दिया जाता है ना। अब मैं बताऊँ आपको, ये जो ऐसी स्कीमें लाते हैं ना कि बगैर सिक्योरिटी कर्जे आपको, वो अपने लोगों को नवाजने के लिए किया जाता है। अच्छा, जो अपने कारकुनान होते हैं या मंजूर नज़र लोग होते हैं ना, उन्हें नवाजने के लिए, ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहा हूँ आपको, सच्ची बात बता रहा हूँ। जी जी। तो वो ये होती है कि उनको जो है अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को या अपने उसको नवाजने के लिए उनको ये इस तरह का लोन दिला के, एक स्कीम बना के उनको फ़ायदा, ताकि आगे में वो हमारे इलेक्शन में काम आए और काम करे हमारे लिए, इसलिए कि उनको भी हमने दिया है कुछ, दे दी जाती है। हाँ, तो ये एक आवाम के लिए अगर इस तरह से करें, और ये भी मुझे दावा ही लग रहा है, 1.5 साल बाद देख लेंगे हम कि ये होगा या नहीं, किसको मिल रहा है पैसा, और अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई नहीं है। कम से कम 2000 ख़ानदानों का जो है वो भला तो होगा। लेकिन मैं नहीं समझता, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखूं, माजी देखूं, उसमें जो ऐलानात हैं वो सिर्फ ऐलानात तक ही हैं, खबरों तक ही हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ पे नहीं है। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर हो जाए 20 लाख। और लेकिन ये मैं जानना चाह रही थी फैसल साहब के, कामयाब दुकानदार इसका नाम ही है प्रोग्राम, तो 20 लाख रुपए लेके आप सिर्फ दुकान ही खोल सकेंगे, या फिर कोई जो अपना काम छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है? नहीं, इसमें मुझे यही लगता है, अभी तक तो इसकी मतलब डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन लगता यही है कि ये कहना दुकानों के लिए है सिर्फ। जी हाँ, सही।
चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने। बात करेंगे कराची के शहरियों की दोबारा, और कराची के 24 साला शहरी जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि शनाख्ती कार्ड के लिए धक्के खाने वाला एक तालिब इल्म फाइनली जो है उसकी दुहाई सुन ली गई, और सिंध हाई कोर्ट ने यतीम तालिब इल्म की दरख्वास्त पर वफाकी वजारत दाखिला और डायरेक्टर जनरल नादरा को नोटिस भी जारी कर दिया। एक तालिब इल्म जो कि 24 साला है और यतीम है, वो कई अरसे से जो है वो नादरा के धक्के खा रहा था और शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहा था, जिसके बाद जो शनाख्ती कार्ड जो नादरा है वहाँ से उन्होंने उसको मना कर दिया, और जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने भी शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिले से रोक दिया, जिसके बाद एहसन ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने उसकी जो है दरख्वास्त सुनी, और फिर उनका सवाल है कि नादरा से कि जो वालिद हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है तो उनको कहाँ से वापस लाया जाए, क्योंकि जो तालिब इल्म है उसने अपने नादरा को डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया, इवन जो वालिद का और दादा का शनाख्ती कार्ड है वो भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद उनका ये मुतालबा था कि शनाख्ती कार्ड उसको नहीं बना के दे रहे थे। तो इस तरह का वाक़यात होना, एक दिन पहले भी हमने देखा कि नादरा के अंदर किस तरह एक खातून से बदतमीज़ी की गई, और खुले आम वो जो नादरा का ऑफिसर था वो धमकी दे रहा था कि आप जिसको चाहे जाओ बता दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह की वीडियोस हमारे सामने आती रहती हैं, क्या कहेंगे फैसल साहब इस पे? इस पे कहना तो यही है कि काबिल मजम्मत इक़दाम है। अगर पाकिस्तानी शहरी है अपने वालिद और दादा का जो है वो कार्ड दिखा रहा है तो उसको बनाना चाहिए। जब हम अफ़गानियों, बंगालियों और गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड, दहशतगर्दों के शनाख्ती कार्ड बना देते, एक भी और दो बना देते, और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं बनाते। अभी नहीं नादरा के कितने अफसरान पकड़े गए हैं, FIA ने जो इंक्वायरी की है जिसमें चीज़ें सामने आई हैं कि वो किस तरह से जो है वो नादरा के अफसरान उन लोगों के तो बन रहे हैं, और जो असल पाकिस्तानी गरीब हैं और चाहते हैं अपने शनाख्ती कार्ड, वो धक्के खा रहे हैं। आप देख लें नादरा के बाद किस तरह से, और इनके अफसरान का क्या रवैया होता है। इनके अफसरान का रवैया ये होता है जैसे वो आवाम के मुलाजिम नहीं है, आवाम उनके मुलाजिम है, और इस तरह से बात करते हैं। मतलब इनमें तमीज़ होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये अगर इसका मसला हल हो रहा है और ये बनता भी है तो मैं इसका मसला हल करूँ। खासतौर पर नादरा के चेयरमैन को इन इश्यूज़ की तरफ जो है वो ये एक अच्छी बात हुई है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्टर जनरल नादरा थे उनको जो है इसका नोटिस जारी कर दिया है। तो इस तरह की, लेकिन उसको कितनी प्रॉब्लम हुई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, कई हफ्ते उसने धक्के खाए, उसके बाद वो गया मतलब कोर्ट जाना पड़ा। 4 साल से एक तालिब इल्म जो है इसके लिए ख्वार हो रहा है और एक सही काम करने जा रहा है, और उसको सही काम करने के लिए भी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही तो बात है। देखिए आपको, अगर वो एक कॉमन सी बात है, अगर वो नहीं होता पाकिस्तानी तो वो इतनी एफर्ट्स नहीं करता, इतनी चीज़ें नहीं करता। वो पाकिस्तानी है जब भी तो अपने बाप दादा का शनाख्ती कार्ड किया, तो वो क्या जाली बने हुए थे? मतलब एतराज़ क्या है, क्यों रोक रहे हैं? इस तरह से तंग करते हैं आवाम को लेकर। अब वो कहाँ से खबर से निकाल के लेके आएंगे? वो तो डेथ हो चुकी है। अदालत ने उस पे यही कहा है कि यही दुनिया सूरत से हाल है रुखसत कि मतलब किसी सूरत अगर वही इनको नीले नीले नोट दे देता तो ये काम हो जाता। लेकिन ऐसे वो सिर्फ एक नौजवान नहीं है, ऐसे कई सैकड़ों नौजवान, ख़वातीन और लोग हैं, आवाम हैं जो इसी तरह रुल रहे हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान में आपको एक बात बताऊँ, जायज़ काम कराने के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ नाजायज़ काम नहीं होता। अगर आप जायज़ काम कराने के लिए, जायज़ काम कराने के लिए आपको कोई लीज करानी है, अपना कोई मतलब लाइसेंस बनवाना है, गाड़ी नाम करवानी है, कुछ भी करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप सरकारी इदारे जाएंगे तो वहाँ आप लीगल है, मतलब आपके पास सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो इस तरह के इदारे हैं, इनमें ख़ास तौर पे हुकूमत को चाहिए कि आवाम को सहूलियात देने के लिए यहाँ पर ऑपरेशंस को ऐसे किया जाए कि जो लोग हैं उनके मसाइल हल किए जाए, उनके काम किए जाए, तब तो जाके बेहतरी आएगी। वरना तो यही होगा कि आज ये नौजवान है, ये तालीम याफ्ता था इसलिए जो है वो इसने अदालत तक चला गया। हाँ, इसने तो अदालत का दरवाज़ा खटखटा लिया। बहुत सारे लोग हैं उनको लीगल प्रोसीजर्स नहीं पता होते कि किस तरह कहाँ जाना है, वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं, किसी की पढ़ाई मुतासिर होती है, किसी की नौकरी मुतासिर होती है।
तो ये तो कुछ वीडियोस हैं, जैसे हमने कल देखा असिस्टेंट डायरेक्टर ने किस तरह से बदतमीज़ी की खातून से, जो सामने आ जाती हैं, फिर मीडिया उसको हाईलाइट करता है तो उस पर कुछ एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस तो सामने ही नहीं आते। तो ये कल्चर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? ये रिश्वत लेने का कल्चर, ये ना अहली ना काम, जो काम नहीं किया जाता, डिले किया जाता है, ऑन पर्पस डिले किया जाता है। जब आप तमाम मफादात को अलहदा करके जी। सिर्फ उसूलों पर और मेरिट पर काम करेंगे तो ये तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर इन इदारों के सरबराहान, इन इदारों के आला अफसरान जी वो ये चाहेंगे कि हमारा इदारा बेहतर हो, हाँ। इसमें पता है क्या है, इसमें पूरे का पूरा सिस्टम है। ये नीचे से एक जो क्लर्क होता है जी। और एक डाटा ऑपरेटर होता है, वो उसके पैसे बंधे होते हैं, उससे ऊपर जो होता है उसके पैसे बंधे होते हैं, नीचे से ऊपर तक। इसलिए उसकी ये मजाल है, वो ये कहता है कि जाओ जो मर्जी करना है कर लो, मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो नहीं कर रहा। और डटाई का आलम ये है। इससे पहले जो हमने एक हमारे रिपोर्टर ने दी थी ये खबर, अशरफ खान ने, तो इससे पहले जब हमने ये दूसरे उसकी चलाई थी जो मिसबिहेव कर रहा था, उसको नौकरी से निकाल दिया था, उसको दोबारा रख लिया। हाँ, उसका पहले भी हिस्ट्री थी ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर। तो फिर ये क्या है, मतलब आप एक बार तो जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक ईमानदार और मेरिट पर अफसरान के तैनाती नहीं होती, फिर जो है वो अगर कोई ईमानदार और मेरिट पर काम करने वाला शख्स अफसर बन के आता है इस इदारे में, वो तो फिर नीचे सब कुछ सही कर देगा। वही ना, लेकिन भर्तियां ऐसे हो जाती हैं, कॉम्पिटेंट लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। भर्तियां होती ना यहाँ पर, असल सूरत हाल है मेरिट पे भर्तियाँ नहीं होती ना, पर्ची सिस्टम है। तालीम याफ्ता लोग अच्छे भर्ती किए जाएँ, जो इनका हक बनता है, तो वो फिर दूसरों को भी हक दिलाए। ये है सूरत हाल। सही, बिल्कुल सही कहा। चलते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि कराची में 1200 कैदियों को पेशी पे ले जाने के लिए सिर्फ गाड़ियाँ मौजूद हैं और इस वक्त जो है शदीद किल्लत है। पुलिस की नफरी की अगर बात की जाए वो भी कम है। पिछले दिनों हमने बात की थी कि जो 950 कैदी हैं उनको ले जाने के लिए जो है 1200 कैदियों को ले जाने के लिए सिर्फ 650 गाड़ियाँ मौजूद हैं, जबकि पुलिस रूल्स के मुताबिक 950 गाड़ियाँ होनी चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले कि कराची की जेलों से जो अदालत ले जाने वाले कराची की जेलों से कैदियों को अदालत ले जाने वाली गाड़ियों की शदीद किल्लत है। आपको बताएं कि 1200 कैदियों के लिए सिर्फ 60 गाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। गाड़ियाँ ना होने के बायस कैदियों को जो है प्राइवेट गाड़ियों में पेशी पर ले जाया जाता है। और अक्सर हम सुनते हैं कि जो कैदी हैं जब उनको अदालत ले जाया जा रहा होता है तो वो वहाँ से फ़रार भी हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस की नफरी एक तो बहुत कम है, और दूसरा अगर हम बात करें कि 1200 कैदियों को अगर पुलिस एहलकार कितने दरकार हैं, तो एक कैदी के लिए 2 एहलकार होने चाहिए, यानी 1200 के लिए 2400 होने चाहिए, जबकि पुलिस के पास सिर्फ 600 एहलकार मौजूद हैं। इस हवाले से बात करते हैं। पहले गाड़ियों का बताइए फैसल साहब कि 1200 कैदी 60 गाड़ियाँ कैसे ले जा सकते हैं? वही हिसाब है जैसे कि जेल है, कराची सेंट्रल जेल में 2000 कैदियों की गुंजाइश है और 6000 कैदी हैं। अच्छा जी, और इसी तरह ये सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कैसे, मैं आपको बताऊं कि मेरी एसएसपी जो कोर्ट पुलिस नए आए हैं आबिद कईम खानी, इनसे मुलाकात हुई और इनसे बातचीत हुई कि जब हाल अहवाल लिया मैंने जेल का, तो उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए। उसमें उन्होंने ये बताया कि इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि कोर्ट पुलिस की टोटल नफरी 600 है और 600 नफरी है और यौमिया 1200 कैदियों को मुख्तलिफ जेल जिसमें कराची सेंट्रल जेल है, जुनैल जेल है, ख़वातीन जेल है, मलीर जेल है और अंदरून सिंध की जेलों से पेशियों पर लाया जाता है। तो आप ये बताइए कि 1200 कैदी हैं और 600 एहलकार हैं, यानी आप 2 कैदियों पर 1 पुलिस वाला होगा। लेकिन पुलिस रूल जो है वो ये कहता है कि 1 कैदी होगा, अगर उसको पेशी पे ले जाया जाएगा तो उस पर
2 पुलिस एहलकार होने चाहिए। एक तो ये बात सामने आ गई कि आपके पास इसलिए जो है वो पुलिस एहलकार नहीं होते और मुल्ज़मान भागते हैं जब नफरी नफरी नहीं होती। दूसरी चीज सबसे अहम यह है कि जो पेशी पर लोग जाते हैं वो 1200 के करीब कैदी हैं और उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 गाड़ियां हैं, जिसमें से 20 जो है वो बड़ी गाड़ियां हैं और बाकी छोटी गाड़ियां हैं। तो आप ये सोच लें कि 60 गाड़ियों में 1200 लोग कैसे पहुंचाए जाएंगे कोर्ट। इसके लिए प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। अभी उन्होंने जो है वो एडिशनल आईजी को एक खत लिखा है और उसमें जो है उस लेटर में एक तो नफरी के बढ़ाने का कहा गया है, खवातीन पुलिस एहलकार नहीं है तो 30 के करीब खवातीन पुलिस एहलकार दी जाए, जबकि 600 के करीब पुलिस एहलकार उन्होंने मांगे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जब स्क्रूटनी की आबिद कायम खानी ने, तो उस स्क्रूटनी में ये इंकशाफ हुआ कि कोर्ट पुलिस में 600 एहलकारों में से 50 एहलकार ऐसे हैं जो कि जिन पर खुद केसेस बन चुके हैं और वो जेल जा चुके हैं। अब वो वहीं जो है वो पहरेदारी भी दे रहे हैं जब रिलीज हो गए हैं उस जेल से, तो उनके जो है क्रिमिनल से कनेक्शन है। 50 तो वो हो गए और इसके अलावा 200 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो 10 साल से तैनात है, जबकि पुलिस रूल ये कहता है कि 3 साल से ज्यादा जो है वो एक जगह तैनाती ना हो। 10 साल रिमिक्स है, तो ये 250 एहलकारों को कोर्ट पुलिस से निकाल के इनका ट्रांसफर दूसरी जगह और नए जो है 250 एहलकार यहाँ पर रखने के लिए सिफारिश की गई है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 810। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 810। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। और आज हम बात करने वाले हैं डेंटल इश्यूज़ पे। दांतों की अगर बात करें तो दांतों की जो सेहत है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ आपके पूरे जिस्म से होता है। आप जो भी खाते हैं अगर उसमें वो साफ़ नहीं है या आपके दांत में कैविटी है तो वो आपके अंदर भी जाता है और आप पेट की बीमारियों में भी मुब्तला हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में दांतों का जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जो लोग इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं वो भी, अगर उनके दांत में भी दर्द है या कैविटी हो जाती है तो वो भी इसको इतना डिले करते हैं कि आखिरी हद तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। और अगर आपके दांत में कैविटी है, दर्द है, तो एक तो आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप दर्द इतना शदीद होता है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, बाज़ औक़ात पेन किलर से भी ये दर्द नहीं जाता। और दूसरा बड़ा मसला है कि आप कुछ खा पी नहीं सकते। इवन आपकी कोई पसंदीदा कोई अच्छी सी फेवरेट चीज़ भी हो तो भी आपको खाने में परेशानी होती है। तो आज हम जानेंगे कि दांतों की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अगर आपके दांत में कीड़ा लग जाए, कैविटी हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। और अगर दांतों का जो पीलापन आजकल देखते हैं लोग, कैफ़ीन या चाय का, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का, जिसके बायस जो उनके दांत हैं वो पीले हो जाते हैं, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर मुदस्सिर ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुदस्सिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। दांतों की हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। इलाज हमने बात की कि बड़ा महंगा होता है और बड़ी अजीब बात है कि हम बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन दांत एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। उसकी हाइजीन, उसकी सफाई, हम इसको इतना डिले करते हैं। ये वजह है कि दांतों के अमराज जो है वो बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज रेस किया है और मैं जो आपकी तवज्जो से जो ऑडियंस है सुनने वाली, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दांतों की जो बीमारियाँ हैं, मिसाल के तौर पे लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते और उनकी कोशिश ये होती है कि उसको मतलब एंड टाइम डिले करें, यानी जब तकलीफ होगी तभी जाएंगे और नॉर्मली वो उसी के अंदर खाना पीना अपना कंटिन्यू रखते हैं जी। तो बेसिक चीज़ तो ये है कि पीरियडिकली उन लोगों को चेक करवाना चाहिए, हर 6 महीने से लेकर साल भर पे डेंटिस्ट पे उनका एक विजिट हो। तो इससे बहुत बेहतर हो सकता है। जो हमारे यहाँ प्रेवलेंस हुई भी है, डेंटल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, वो रुक सकती हैं। दूसरी चीज़ जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि जो दांतों में कीड़ा लगना, जो कैविटीज़ है, उसका ये है कि जो फर्स्ट स्टेप है
जो दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट होने का, जी। वो दांतों में कीड़ा लगना है। हाँ। अच्छा, कीड़ा लगने का मकसद बेसिकली हमने तो इसको एक आम टर्मिनोलॉजी में बता दिया, कैविटीज़ कहलाती हैं, और कैविटीज़ आर द परमानेंट होल्स एंड डैमेज इन योर हार्ड टूथ स्ट्रक्चर। तो इनमें ये होता है कि ये स्मॉल से लेकर बड़े साइज के होल के अंदर, यानी खड्डा जो है दांतों में हो जाता है। हाँ। जी, उसमें ये होता है कि इनिशियली जब वो होल हो जाता है तो जो पेशेंट है या जो मेल फीमेल है उसको नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन चूंकि उसको पेन नहीं हो रहा होता उसमें, तो वो उसको अवॉइड करता है। और जब पेन स्टार्ट होता है तभी वो डेंटिस्ट को जाके कंसल्ट करता है। फिर उस वक्त चीज़ लेट हो चुकी होती है, या वो दांत निकालने के स्टेज पे आ गया होता है, या वो एक रूट कैनाल एक प्रोसीजर है वो उसकी स्टेज पे आ जाता है। तो जैसे ही कभी आपको कोई छोटा सा होल, ब्लैक स्पॉट या ब्राउन डिस्कलरेशन दांत की सरफेस पे नजर आए, तो पेशेंट को चाहिए कि वो फौरन अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करे, ताकि वो आगे डैमेज होने से बिल्कुल सही डॉक्टर मुदस्सिर, आपने ये बात कही कि आपको पता भी लग रहा होता है कि होल है या कैविटी बन रही है, फिर भी आप डिले करते हैं इसको। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हाँ चले जाएंगे, अभी ज़्यादा रूट कैनाल हो जाएगा, या आप तो ये भी कहते हैं कि दांत बदल देंगे, अच्छा दांत लग जाएगा, लेकिन एक तो वो एक्सपेंसिव होता है, दूसरा जो आपका असली जो दांत है, जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है, उसका नेमुल बदल तो कोई नहीं हो सकता। एग्जैक्टली दांत का नेमुल बदल कोई नहीं है, चाहे हम किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ लगाते हैं। जो आपकी नेचुरल चीज़ है वो नेचुरल है। दूसरी बात ये कि जो ये समझते हैं कि ठीक है जी जब पेन होगा तो चले जाएंगे, बात ऐसा नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों की सैलरी उतनी होती है जितने में एक रूट कैनाल होता है। तो कहने का मकसद यही है कि जो इनिशियल स्टेज के ऊपर चीज़ को आप कवर अप कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ 25,000 की हो रही है और एक चीज़ 2,500 की हो रही है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2,500 एंड 25,000। तो मैं यही कहूँगा ऑडियंस को कि जी आपको जब भी कोई चीज़ होल ऐसी चीज़ नज़र आए, या आपको लगे कि दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो डोंट वेट कि वो 25,000 पे जाए। और रूट कैनाल के बाद भी आपको कैप लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली वो सारी चीजें बाज लोग इंक्लूडिंग 25,000 में एक मिसाल दे रहा हूँ, बाज इससे ज्यादा भी चार्ज करते हैं, 40,000 भी चार्ज करते हैं, 60,000 भी चार्ज करते हैं। तो जो चीज 6,000 में हो रही है, वाई वेस्ट 60,000 ऑन इट। तो इसको हम लास्ट ऑप्शन रखें कि ठीक है ओके किसी वजह कर हो गया, बट ये कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ और इन अ ईयर, ये ज़रूरी है। सही। और अगर डॉक्टर मुदस्सिर हम ये बात करें कि कैविटी लगने की वजूहात क्या हो सकती हैं, हम ब्रशिंग के हवाले से अगर बात करें तो कितने टाइम करनी चाहिए, दूसरा ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने हाथों की सफाई, दांतों की सफाई, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे ज़ाहिर है वो अंदर जा रहा होता है, फिर उससे और कई बीमारियाँ भी जन्म ले सकती हैं। बिल्कुल, बेहतरीन चीज़ आपने भी पूछी। हमने इसको इनिशियली बताना चाहिए था। बेसिकली ये कि किन किन चीज़ों से होता है या क्या करना है जिसकी वजह करना हो। अच्छा, सबसे पहली चीज़, आज जो हमारी यंग जनरेशन है और वो जो रेगुलर स्नैकिंग कर रहे हैं और हर आधे एक घंटे के बाद स्नैकिंग हो रही है, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर सिट्रस जूसेस हो गए जो कि एरोसिव होते हैं। आप जैसे कोल्ड ड्रिंक का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एरोसिव होता है, जो दांत की लेयर होती है उसको वो डैमेज करता है, उसमें बारीक बारीक से होल्स हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरियाज के लिए, जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, उनके लिए फेवरेबल होता है कि जब होल्स हो गए किसी चीज के अंदर तो वो जाके स्टक हो जाते हैं, स्टक होकर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और बैक्टीरियाज की जो खुसूसियत है वो ये है कि वो एसिड प्रोड्यूस करना, एसिड जब प्रोड्यूस करते हैं तो एसिड तो एरोसिव होता है, वो दांत की लेयर को डैमेज करता है और वो आहिस्ता 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 अंदर पेनिट्रेट करता है दांत के अंदर, जिससे दांत डैमेज हो जाता है। दूसरी चीज़, ब्रशिंग जो है वो ट्वाइस अ डे लाजमी करें। और हमारे यहाँ जो ब्रशिंग को लेके एक कॉन्सेप्ट है वो ये कि बस जस्ट पेस्ट लिया, लगाया और कर लिया। हमने प्रॉपर उसको लिटरेचर मौजूद है कि ब्रशिंग टाइम कितना है। ब्रशिंग टाइम नॉर्मल है 2 से 3 मिनट। अगर कोई नहीं समझ रहा या नहीं कर पाता, उसको जल्दी है, तो आजकल ऐसे ब्रशेज आ गए जिसे हम इलेक्ट्रिक ब्रशेज कहते हैं, उसके अंदर टाइम मेंशन होता है, वो 2 मिनट या 3 मिनट के बाद ही स्टॉप होता है। अच्छा, तो आपको वो प्रॉपर वो टाइम आप उसको दे रहे हैं, तो आपके दांतों का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव रहेगी उससे। दूसरी चीज ये कि अगर ब्रशिंग आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन आप एग्जैक्टली उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, सब चीजें मौजूद है
कि अगर किसी को नहीं पता हमने कैसे करना है ब्रश, तो वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, आपको कुछ करना नहीं है, वो खुद ही कर लेगा टाइम के साथ। दूसरी चीज अवॉइड करना है रेगुलर स्नैकिंग, एसिडिक फूड, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर रहे हैं जी। लोग नॉर्मली स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह कर हो जाता है। हम बाहर की बात करें, एल्कोहल कंजम्पशन से हो जाता है। ये मेन चीज़ें हैं इनसे, और ख़ास करके जो मीठा खा रहे हैं और शुगरी डाइट ले रहे हैं उसमें, और आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये फेवरेबल एनवायरनमेंट है दांतों को डैमेज करने का और बैक्टीरिया की एक्युमुलेशन का। सही, बिल्कुल सही कहा। और अक्सर हम देखते हैं कि हम कभी कभार कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे दांतों में फंस जाता है, चाहे वो चिकन हो, गोश्त यूजुअली, तो उसके बाद जो है वो उसको पता होता है, ज़ाहिर है एक चीज़ आपके अंदर है वो आपको बैक्टीरिया ही क्रिएट करेगी अगर, तो वो पता होता है लोगों को, उसके बाद भी वो बैठे होते हैं उसको, या डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना, या ज़्यादा टूथपिक या इस तरह का उसको खुद होल बना लेते हैं, तो वो भी बड़ा नुकसानदेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये जो आपने खाना फंसने की बात की ना, ये टूथपिक का जो इस्तेमाल है वो दांतों के दरमियान में गैप क्रिएट करने का जरिया बनता है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि टूथपिक तो बिल्कुल अवॉइड करें। अब इस तरीके के फ्लॉस आ गए हैं जिसमें टूथपिक भी होती है और आगे थ्रेड भी होता है, तो कोशिश करें कि वो ले लें, उसको एक दफा या हर खाने के बाद जहां आपको लगता है कि आपके खाना फंसा हुआ है, आप वहां पर फ्लॉस करें। ये बेहतरीन वे है कैविटी अवॉइड करने का। अच्छा, अगर ये नहीं हो पाता, फ्लॉसिंग बाद लोगों से नहीं हो पाती, उनको डिफिकल्ट लगता है, तो डेली यूज के माउथ वॉशेज आते हैं, मेडिकेटेड माउथ वॉशेज आते हैं, उनको आप पानी में डाल के इस्तेमाल करें और एक बार रिंस करें, तो जो केमिकल होता है उसके जरिए वो जो फूड आपकी दांतों के दरमियान में फंसा हुआ है या रह गया है वो डिसॉल्व होकर निकल जाता है। ये मेन चीजें हैं। अवॉइड जो डेंटल फ्लॉस है, सॉरी टूथपिक है, उसको अवॉइड करें और डेंटल फ्लॉस को जो है वो अपनी हैबिट बनाएं। सही, कि 2 टाइम एटलीस्ट करें। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर मुदस्सिर, ये जो आजकल दांत आपने जैसे बताया, कुछ लोग सिट्रस का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो दांत का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है, जो कि बड़ा एक आपकी कॉन्फिडेंस भी उससे शेक हो जाता है, आपकी स्माइल भी मुतासर होती है, तो उसके लिए क्या है ट्रीटमेंट करा सकते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक तो हैबिट है, और हैबिट जो है वो हम फ़ौरन से नहीं छुड़वा सकते किसी की ना, उसको हम कह सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि जी आप ग्रेजुअली इसको कम कर दें, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो पान हो, चाहे वो चाय हो या अल्कोहल, जो भी चीज़ है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि वो एक लॉन्ग टाइम से वो यूज़ कर रहा था, उसके दांत डिस्कलर हो गए, येलो हो गए, या पान खाने की वजह के स्टेन हो गए। उसका तरीका ये है, सबसे पहले एक चीज़ होती है स्केलिंग, सफाई। वो डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास से ही जाके करवानी पड़ेगी, घर में बैठ के तो आप कर नहीं सकते। तो वो स्केलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो जो येलो डिस्कलरेशन है, जो कि अगर टेम्पररी हुई है, परमानेंट येलो डिस्कलरेशन की बात नहीं कर रहा, अगर टेम्पररी है तो वो स्केलिंग से सही हो जाएगी। स्टेन्स हैं पान गुटके छालिया वाले, वो भी उससे ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि नहीं ठीक है, काफ़ी हद तक तो बेहतर हो गया है, मगर मुझे और इसकी ज़्यादा बहुत और वाइटनिंग करनी है, तो स्केलिंग के बाद एक प्रोसेस होता है, वो है ब्लीचिंग या वाइटनिंग का। वो भी आप डेंटिस्ट से ही कंसल्ट करेंगे तो भी वो वहीं पर होगा। वो उसमें ये होता है कि उसमें हम 37% फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसका एक सब्सटेंस बना हुआ होता है, पेस्ट होता है, जो कि हम अप्लाई करते हैं। उससे वो दांत जो रिमेनिंग डिस्कलरेशन होती है वो भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर दोबारा से वो हैबिट इस्तेमाल करेंगे चाहे उसी कसरत से, तो वो दोबारा से उस पर आ जाएंगे। अच्छा, आपने स्केलिंग की बात की या वाइटनिंग जो आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो ये कितने गैप से करवाना चाहिए, मतलब साल में एक दफा या? नहीं, देखें वाइटनिंग जो है ये कितने गैप से करवाने नहीं, बेसिकली हम एरोसिव यानी दांत को एसिडिक शावर दे रहे हैं ना, मतलब हम एसिड से उसको साफ कर रहे हैं, दांत को। तो जितना हम उसको फ्रीक्वेंटली एसिड से साफ करेंगे तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा, यानी सेंसिटिविटी हो जाएगी। आप बात कर रहे हैं, फैन चल रहा है, आपको हवा लग रही है, तो ये तो फिर परमानेंट डैमेज पे आ जाएगा ना। होता ये है कि 2 से 3 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आफ्टर वाइटनिंग या ब्लीचिंग। अगर आपको लगता है कि जी अब आपको जरूरत पड़ रही है, देन आप करवा लें, लेकिन यूजुअली इतना फ्रीक्वेंट वाइटनिंग करवाना रिकमेंड नहीं करता कोई भी, और ना मैं करूँगा। ठीक। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत कॉन्शियस होते हैं, और वही आपने कहा ना, हैबिट ख़त्म करना चाहिए, जो कि कॉज कर रहा है, जो वजह बन रहा है इसकी,
उसको ख़त्म करना चाहिए। बार बार ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके डैमेज करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं उनके दांतों पे जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो फ्रैक्चर बताते हैं कि फ्रैक्चर्स हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? अच्छा, वो भी मैं बताता हूँ। इसका भी 2-3 कॉमन रीज़न है। जी। एक तो ये कि कैविटी हो गई। हाँ, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैविटी जो है वो परमानेंट डैमेज होता है, टाइनी से लेकर बिग होल्स कहलाते हैं दांतों में। अब वो छोटा सा होल था, वो पेनिट्रेट करते 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 दांत का जो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर था उसको उसने डैमेज किया। अब पेशेंट खाना खा रहा है, कोई भी चीज़ उसने ली, उसने बाइट की और दांत फ्रैक्चर हो गया। अब उसको शदीद पेन होगा। एक कॉज तो ये है कैविटीज का होना, फ्रैक्चर का कॉज है। नहीं, जैसे नजर नहीं आ रहे बट आप डेंटिस्ट के पास गए, उसने एक्सरे किया तो उसने कहा आपके माइल्ड फ्रैक्चर। एग्जैक्टली, यही चीज है, यही चीज है। कैविटीज की वजह कर माइल्ड फ्रैक्चर हो जाता है। हेयर लाइन फ्रैक्चर कह ले, जैसे हमने बाज़ सुना होगा हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, दांत में भी होता है, सीवियर पेन होता है। सेकेंड चीज, छालियाँ लोग खाते हैं, लोग कुछ थोड़ी सी बड़े साइज की होती है, कुछ बहुत बारीक होती है, उसको कंटिन्यू अपने दांतों के गिर्द रखा हुआ होता है और उसको बाइट कर रहे होते हैं। ये रीजन है फ्रैक्चर का। सेकंड, अचानक से खाना खाते हुए कोई बोन या शार्प पीस आ गया हड्डी का, उससे दांत फ्रैक्चर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड, यही सारे हेयर लाइन फ्रैक्चर होते हैं। और इसका मतलब है ये आपकी प्रॉपर आप कैल्शियम इंटेक भी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आपके दांत इतने वीक हैं जो इतनी जल्दी फ्रैक्चर हो। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। नॉर्मली ये कैल्शियम इंटेक का नहीं है इशू, ये दांत सॉफ्ट हो जाता है, भुरभुरा जिसको कहते हैं हम नॉर्मल वर्ड में, कैविटी की वजह कर। हार्डेस्ट पार्ट जो है ना बॉडी का, सब वो दांत है। हार्डेस्ट पार्ट, ठीक है। उसमें कैविटी लगी, कैविटी लगने के बाद वो भुरभुरा जैसे दीमक लग जाती है, हो जाता है। आपको लग तो रहा होता है कि वो बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर है, बट जस्ट वंस यू बाइट इट, फ्रैक्चर। सही, ये रीजन है इसके। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर आपका। आप तशरीफ लाए, बहुत ही अहम मालूमात जो है वो नाज़रीन को फराहम भी की। मज़ीद भी बात करेंगे, एक और टॉपिक इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की जानिब। जी, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। उनसे जान लेते हैं कि आज कराची में सब्जियों और फलों का रेट क्या चल रहा है। जी बसीम, बताइएगा हमें। आज भी शहर कायद में अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियों की कीमतों में हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह पर भी जो है वो कमी और इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस 5 के करीब सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी वाक़ हुई है और 4 के करीब सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में तकरीबन 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का इजाफा हुआ है। सरकारी सतह पर हम देख रहे हैं कि जो करेला है वो तकरीबन 30 रुपये महंगा होकर 173 रुपये पहुँच गया, और इसी तरीके से जो है वो मटर जो है 10 रुपये महंगा होकर 93 रुपये पर आ गया है, और इसी तरीके से तुरई जो है वो तकरीबन 10 रुपये इजाफे से 63 रुपये पहुँच गई। और शिमला मिर्च भी हम देख रहे हैं कि 10 रुपये इजाफे से 123 रुपये पे पहुँच गया है। टमाटर की कीमतों की बात करें तो टमाटर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि टमाटर भी जो है वो तकरीबन सस्ता होकर 113 रुपये और 110 रुपये पर आ गया है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सरकारी कीमतों पर अमल दरामद है, यानी कि रिटेल के हवाले से, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता। टमाटर अभी भी जो है वो तकरीबन 130 रुपये 140 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरीके से मटर की बात करें तो मटर भी हम देख रहे हैं कि मौसम सरमा का जो मटर है वो अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 150-160 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च और छोटी मिर्च भी हम देख रहे हैं कि ये भी अभी भी जो है वो तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी, लौकी और जो दीगर सब्जियां हैं जिसमें पालक है, अरबी है, ये 160 रुपये 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। भिंडी और करेला जो है वो अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तकरीबन 400 रुपये और इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है दर्जे अव्वल। हम देख रहे हैं कि जो सरकारी कीमतें हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए ना ही मुतालिक टीम नज़र आती है, ना ही मुतालिका महकमों की संजीदगी नज़र आती है, जिसकी वजह से जो माशा खोर है, मुनाफा खोर हैं या जो आड़ती हैं वो सब्ज़ी मंडी में जो है उनकी उजारदारी नज़र आती है। और इसी वजह से जो ताजिर हैं उनका ये कहना है कि जो मुनाफा खोर हैं वो सब्ज़ी जो है वो महंगी बेचते हैं, और जो सब्ज़ी फ़रोश जो कि सब्ज़ी मंडी जाते हैं, सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं अपने इलाकाई बाज़ारों में सब्जियों को फ़रोख्त करने के लिए, उनका भी कहना होता है कि सब्ज़ी मंडी में ही उनको जो है वो सस्ती सब्ज़ी दस्तियाब नहीं होती, तो इस वजह से वो महंगी सब्ज़ी। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे सब्जियों और फलों के रेट के हवाले से। और चलते हैं अपनी अगली
स्टोरी की जानिब आपको बताएं कि जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में जो GTAC 2022 इवेंट का इनेकाद कर दिया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट डिस्प्ले की गए हैं। सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ज़ुबैर। उनसे जान लेते हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा इस वक्त जिन्ना यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है? GTAC 2022 का इनेकाद किया जा चुका है। जी, जैसे कि इस वक्त मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में मौजूद हूँ और आज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जानिब से GTAC 2022 का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर तमाम तर तलबा की जानिब से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो हैं प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं और ये बहुत मतलब मुआशरे में हमारे लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें टेक्नोलॉजी, IT से रिलेटेड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। तहम इस वक्त मैं ताज़ा तरीन अहवाल में आपको बताता हूँ कि जिन्ना यूनिवर्सिटी की जानिब से एक बेहतरीन इक़दाम उठाया गया है। यहाँ पर हमने जो है डिजिटल कोविड टेस्टिंग, इनोवेशन और आइडियाज़ के हवाले से भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हमें देखने को नज़र आते हैं। तो यकीनन तौर पे ये तमाम तर तलबा व तालिबात की जानिब से एक बेहतरीन इक़दाम उठाया गया और ये हमारे मुआशरे में और हमारे मुल्क के लिए टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना मुफीद साबित हो सकता है, इसका अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे GTAC इवेंट के बारे में। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस तरह के इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आपको बताएंगे कि आज कराची का वेदर कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं आदिया नाज, उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा नादिया। आदिया, इस वक्त कराची का मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर के दर्जा हरारत की अगर आज बात करें तो आज मौजूदा टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई होना शुरू हो चुकी है। आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस वक्त हवा में जो नमी का तनासब वो तकरीबन 50% रिकॉर्ड किया जा रहा है। शुमाल मशरक़ी सिंध से जो हवा चल रही है वो तकरीबन 2 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही है और शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतलब साफ, रात सर्द रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जबकि जो ज्यादा टेम्परेचर है आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर उसके हवाले से प्रेडिक्शन है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपका हमारे साथ मौजूद थी, अपडेट कर रही थी मौसम के हाल के हवाले से। इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से, बच्ची से, जिसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी है जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ है और कैसे वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए City at 10। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं City at 10। मैं हूं जहरा रज़ा और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट कराची टैलेंट का, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे लोगों से मिलवाते हैं और बड़े बड़े गुलकारों को आपने गाते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक बहुत ही छोटी और कमसिन बच्ची हैं, लड़की है, जिनकी आवाज़ हू बहू लता मंगेशकर से मिलती है। और आप भी बड़े हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं कुछ झलकियां उनके गानों की कि वो किस तरह से गाती हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह आपने सुना। और एक टाइम पे मैंने आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा बिल्कुल लता मंगेशकर जी का जो गाना है वो मैं सुन रही हूँ। सेम टू सेम आवाज़ है। तो आपको मिलवाते हैं कराची की अलिशबा आमिर से और उनसे पूछते हैं कि भाई उन्होंने गाना कैसे सीखा और लता मंगेशकर की आवाज़ कैसे उनको फॉलो करती हैं या वो उनकी पसंदीदा जो है गुलकारा हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अलिशबा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी है अलिशबा? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। और कब से गाना शुरू किया और ये मुझे बताइए कि ये कैसे पता लगा आपको, और या लोगों ने बताया कि आपकी आवाज़ तो भाई बिल्कुल लता मंगेशकर जी जो कि एक लेजेंडरी गुलकारा हैं उनसे मिलती है? देखें, गाना तो मैंने 6-7 साल की उम्र से शुरू कर दिया था गाना, और जब मैं 12-13 साल की उम्र को पहुंची तब मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं उन लोगों ने मुझे कहा कि मेरी आवाज़ जो है वो लता मंगेशकर जी से रिसेंबल करती है। तो फिर जब मैंने गौर किया तो मैं उनके जैसा तो खैर कोई भी नहीं गा सकता, मैं तो जुर्रत भी नहीं कर सकती गाने की। लेकिन खैर जब मैंने अपनी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा हाँ शायद कहीं थोड़ा बहुत रिसेंबल है। हाँ बिल्कुल। तो भाई हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बड़ा ही हमें डिमांड भी आई है आपकी गाना सुनने की, तो आप क्या सुनाने वाली हैं सबसे पहला? देखें, मैं अभी आपको लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग सुनाती हूँ, वादा न तोड़। सही, सुनाइए।
चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जाई। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, तू मुँह न मोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो अलिशबा, आपको शुरू से ही गाने का शौक़ था, जैसे आपने बताया कि 5-6 साल की उम्र से आप गा रही हैं, तो शुरू से ही शौक़ था, गाने सुनती थी? कब आपको ये लगा कि नहीं आपको गाने गाना चाहिए? शौक़ तो मुझे मैंने जैसे बताया कि बचपन से ही है, लेकिन हाँ मेरे फादर हैं वो सिंगिंग करते हैं, प्रोफेशनली नहीं करते हैं, लेकिन वैसे ही शौकिया गाते हैं। वैसे बाय प्रोफेशन तो वो लॉयर हैं, तो वो गाते थे घर में वैसे ही शौकिया, तो उनको भी देख के मुझे शौक़ हुआ, तो फिर मुझे भी लगा नहीं मुझे भी सीखना चाहिए, गाना चाहिए। तो अगर सीखने की मैं बात करूँ तो मैं प्रोफेशनल तो अभी किसी उस्ताद वगैरह से नहीं सीखती, बस मेरे फादर जो मुझे सिखाते हैं थोड़ा बहुत, मैं बस अभी उससे सीखती हूँ। तो अभी आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में है, पढ़ाई और इस दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलती हैं? मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, और पढ़ाई और सिंगिंग को ऐसे मैनेज करती हूँ कि पहले तो स्कूल, फिर स्कूल के बाद से कि टफ रूटीन हो जाती है काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालती हूँ कि उसमें मैं थोड़ा रियाज़ कर सकूँ। सही। तो अभी आपने कहा कि अभी आप कोई ऐसी ख़ास क्लासेस नहीं लेनी, उसके बावजूद आपकी माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको ज़रा और पॉलिश करेंगे तो बहुत ही अच्छी निकल के सामने आएगी। तो अभी स्कूल्स वगैरह में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, या टीचर्स वगैरह आपको ज़ाहिर है अप्रिशिएट करते होंगे कि आप पार्टिसिपेट करें? जी बिल्कुल, स्कूल वगैरह में जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी लास्ट टाइम भी कश्मीर डे का हमारे स्कूल में एक वैसे ही छोटा मोटा एक कॉम्पिटिशन था, तो उसमें मैंने एक नगमा कह लें आप या जो भी कहने, तो वो मैंने कश्मीर डे के हवाले से गाया था। तो टीचर भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं मुझे, और काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट है। सही सही। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन सी है, तो क्या कहेंगी आप? लता मंगेशकर जी से तो आपकी आवाज़ काफ़ी मिलती है, और क्या वही आपकी फेवरेट है या इसके अलावा भी है कोई और? देखिए, सिंगर्स तो सभी अच्छे होते हैं। हाँ। तो मेरे जो फेवरेट सिंगर्स हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसमें लता मंगेशकर जी हैं, और उनकी एक सिस्टर हैं आशा भोसले जी, वो भी मुझे बहुत पसंद हैं, और श्रेया घोषाल जी हैं, वो मुझे बहुत पसंद हैं। और अगर मैं पाकिस्तान की तरफ आऊँ तो पाकिस्तान में मुझे मैडम नूरजहां बहुत पसंद है, और महनाज बेगम है, उनके भी सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, महनाज जी की भी सुनती हैं आप? जी। और पाकिस्तान में अगर मैं मेल सिंगर्स की बात करूं तो मुझे आतिफ असलम सर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ किसी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म कर सकूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आप करेंगी। तो और क्या सुनाएंगी अब हमें आप? और मैं आपको एक अलका याग्निक जी का एक सॉन्ग सुनाती हूँ। जी जी। प्यार कभी हो मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो लोग अमर, प्यार जो करते हैं, जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, बड़ा अच्छा था, इतना सा गाया आपने, और नहीं बहुत अच्छा गा रही थी। थैंक यू सो मच। सही। तो आपकी अगर फैमिली की बात करूं तो आपने कहा फादर की तरफ से आपको बड़ी सपोर्ट है, और जाहिर है जब आपका फादर आपके सपोर्ट करते हैं तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? अभी तो पढ़ाई पे आप फोकस कर रही हैं, किसी प्रोफेशनल जाके क्लासेस किसी उस्ताद से सीखेंगी, रियाज करती हैं अभी या नहीं, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं आगे तो मेरा CSS का प्लान है पढ़ाई के हवाले से। अच्छा। और सिंगिंग को भी मैं इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखना चाहूँगी, और अगर मुझे प्रोफेशनली अगर आगे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ प्लेबैक सिंगर की, तो मैं ज़रूर उसको अवेल करूँगी। और जहाँ तक है उस्ताद की बात, तो उस्ताद से भी अगर मुझे आगे ऐसे जाके लगा कि नहीं अब मुझे सीख लेना चाहिए या अब मुझे ज़रूरत है सीखने की, तो मैं ज़रूर सीखूँगी।
सही। और ये भी बताइए अलिशबा, क्योंकि आपकी काफ़ी रिजेम्बलेंस है, तो कभी किसी ने ऐसा कहा कि आप उनको कॉपी करती हैं या कुछ ऐसा कहते हैं सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि आवाज़ वैसी लगे, इस तरह के कोई कमेंट्स मिलते हैं आपको? जी, क्योंकि कमेंट्स तो लोगों की तरफ से नेगेटिव भी मिलते हैं और पॉजिटिव भी मिलते हैं। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं वॉइस कॉपी करती हूँ लता मंगेशकर जी की। तो मैं ये बात क्लियर कर रही हूँ कि मैं कॉपी नहीं करती, मेरी वॉइस का टेक्सचर ही यही है। आप मुझसे लता मंगेशकर जी के कोई सॉन्ग ना सुने, आप मुझे किसी भी सिंगर के सुनने हैं फीमेल सिंगर्स के हवाले से, तो मेरी वॉइस का टेक्सचर ही यही है। तो अब मैं उनको कॉपी तो नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपी तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी और भी अगर फीमेल सिंगर्स के गाने गाऊँ, जैसे श्रेया घोषाल हैं या कोई भी सिंगर्स, या मैं इवन के मैडम नूर जहाँ का भी कोई सॉन्ग गाऊँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि मेरी आवाज़ रिसेंबल लता जी से मिलती है। तो मैडम नूर जहाँ का कोई गाना है आपको याद, कोई सुनाएंगी हमें? जी मैम, बिल्कुल सुनाइए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबार सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अलिशबा। तो अभी आपसे किसी ने कांटेक्ट किया है गाने के लिए, या आपने किसी से कांटेक्ट किया है इस हवाले से? नहीं, कोई अभी एल्बम या किसी ने अप्रोच किया हो आपको? नहीं, अभी फ़िलहाल तो कहीं से मुझे कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरा फ्यूचर में अपना खुद का कुछ करने का प्लान है, लेकिन अभी तो मेरा रिसेंट कोई प्लान नहीं है। सही। और अब पिछले, जैसे अभी हमने देखा कि लता मंगेशकर जी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो कैसा लगता है आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बड़ी सिंगर थी, लेजेंड ऐसे सदियों में पैदा होते हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपकी आवाज़ बहुत रिजेम्बलेंस है आपकी आवाज़ में। जी, ज़ाहिर है, वो तो लता मंगेशकर जी की जब डेथ हुई तो वो काफ़ी दुख हुआ कि लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रही। और दूसरी बात ये कि लता जी की डेथ एक ऐसा, मतलब मैं समझती हूँ कि पूरी सदी का एक नुकसान है, क्योंकि अब उनके जैसी मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगर्स आगे आ पाएंगी, क्योंकि लता जी की जो वॉइस थी, उनकी वॉइस क्वालिटी वो सबसे अलग थी। तो लता जी का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इस लता जी की इस कमी को कोई पूरा कर सकता है। सही। तो हम आपको विश करते हैं अलिशबा कि आप इंशाल्लाह, अभी तो आप पढ़ाई कर रही हैं, आवाज़ आपकी बहुत खूबसूरत है, अभी आप कोई क्लासेस नहीं लेती उसके बावजूद, तो जब आप इसको और पॉलिश करेंगी तो इंशाल्लाह हम आपको कहीं ना कहीं सुनेंगे, किसी प्लेबैक में, कोई एल्बम में। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर कमिंग। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच गया है, मंडे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।